ये चाइना तो इनको लहंगा पहनाएगा, साड़ी पहनाएगा, मैक्सी तक पहना पहना के नचाएगा, ऐसे ही सब पैसा फेंक बोलेगा मैक्सी में नाच रहे, मैक्सी में ऐसे ऐसे करके नाच है तो नाचना पड़ेगा, क्या करेगा बेचारा। जय हिंद दोस्तों। जिस देश की मिट्टी गोरखा साम्राज्य के लिए फेमस है, जहाँ का बच्चा बच्चा गोरखाओं की वीरता के कथाएं सुनकर बड़ा हुआ, उसी देश के साथ बेहद ही दुखद घटना घटी। अभी हाल ही में वहाँ पे एक लो इंटेंसिटी का बम ब्लास्ट होता है जिसमें 8 लोग इंजर्ड होते हैं। बम ब्लास्ट चाहे लो इंटेंसिटी का हो या हाई इंटेंसिटी का, बम ब्लास्ट आखिर बम ब्लास्ट होता है और ये आतंकवाद को एक तरह से बढ़ावा देता है, जो कि हर हाल में गलत है। अभी जो बम ब्लास्ट हुआ है ये नेपाल के सिरहा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफिस में। गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों? क्योंकि जो बम ब्लास्ट है ना, इसके पीछे की जो जिम्मेदारी उठाई है वो है जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा संगठन, जिनका कहना है कि नेपाल में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इस करप्शन के अगेंस्ट में उन्होंने ये गतिविधि अपनाई है। मतलब एक तरह से आतंकवाद का यूज़ करके वो नेपाल की गवर्नमेंट को मतलब सीधा धमका रहे हैं कि आप करप्शन अपना कम करिए, नहीं तो ऐसे और आगे फ्यूचर में हो सकते हैं बम धमाके, बड़ी बड़ी इंटेंसिटी के हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या यही रीज़न है? जो ये संगठन इन्होंने बनाया था, जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा संगठन, इसके पीछे का मोटिव अलग है। एक्चुअली जो नेपाल है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक आपका हिली एरिया है, दूसरा तराई रीजन है। तराई रीजन मतलब सपाट वाला, जिसमें एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, फसल वसल उगती है। तो वो जो एरिया होता है वो तराई रीजन होता है और हिली रीजन पहाड़ों वाला रीजन होता है। तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये जो संगठन है मुक्ति मोर्चा संगठन वाला, ये क्या चाहती है कि जो तराई रीजन है ना, इसको एक अलग देश बना दिया जाए और नेपाल से इसको अलग कर दिया जाए। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, क्योंकि जो नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है वो पूरा डिपेंड करता है तराई रीजन पे, पूरे उनके खेती पे डिपेंड करता है। ऐसे में अगर तराई रीजन अलग बन जाएगा तो फिर जो नेपाल है उसकी डिपेंडेंसी इस पे बन जाएगी, या तो भारत पे या तो फिर इस तराई रीजन वाले देश पे बन जाएगी। अब उसको जब फसल लेना होगा, एग्रीकल्चर लेना होगा, तो ये तराई रीजन तो बहुत चला के अलग देश बना लेगा, तो वो अपना मन मौजी इस पर टैक्स लगाएगा, चीज़ें लगाएगा। तो जो 2 रुपये किलो उसको अगर चावल मिल रहा है, वही उस पर टैक्स लगा के 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये में बेचेगा। तो मतलब एक तरह से इनको पूरी तरह से मतलब ये बर्बाद हो जाएंगे, मतलब नेपाल वाले, मतलब एक तरह से उनका जो मेन जो एग्रीकल्चर है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसलिए नेपाल के लिए तराई रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी तराई रीजन का एग्रीकल्चर है वो पूरा नेपाल उसका यूज़ करता है। तो एक तरह से अब ये वाली बात कर लेते हैं। अब आखिर में ऐसा क्यों कर रही है संगठन, क्यों तराई रीजन को नेपाल से अलग करने के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि वही नेपाल के ही आर्म्ड आउटफिट है जिसको लीड करते हैं जया कृष्णा गोयट इसको लीड करते हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? अब उनका कहना है कि भाई साहब ये जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, ये तराई क्षेत्र के लोग से ना मतलब भेदभाव करते हैं, हमसे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स नहीं है, ऐसे तमाम इनके सारे मुद्दे हैं। तो इस चक्कर में ये इस पे अलग होना चाह रहे हैं। अब पिछले कुछ सालों में नेपाल में इतने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ क्यों रहे हैं? तो इसकी सीधी सी बात है कि अगर 100 गीदड़ का राजा शेर होता है तो वो हर एक गीदड़ को शेर बनाता है, लेकिन वहीं 100 शेरों का राजा एक गीदड़ होता है तो वो हर एक शेर को गीदड़ बनाता है। तो भैया वही वाला सिनेरियो यहाँ पर है नेपाल में। नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है इस समय, वो अपने स्टेटमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है भाई साहब। पीछे से चाइना आके बोलता है ए तनासा ना, तो ये कहता है हाँ तनासा, तो बोलता है अरे तनासा भाई होते हैं जी, आइए ना गले मिलिए ना। तो मतलब ये गले मिल गया तो ये सीना चौड़ा कर लिया, बोलता है कोई आँख नहीं दिखाने का, उठा के मारेगा पकड़ के, यो अब इंडिया को आँख दिखा रहा है ऐसे करके, बोल रहा है ये पीछे हमारा भैया खड़ा है हमारा। ये भैया के थोड़ा अपने पड़ोसी से जाके सुनिए ना नेपाल भाई कि क्या क्या हाल किया है। जिस किसी ने भी दोगला का साथ दिया है वो हमेशा मुँह की खाया, सब बंदरगाह हथिया लेता है पैसा दे के, नहीं चुका पाते हैं तो उनका बंदरगाह ले लेता है, सब कुछ हथिया लेता है, फिर अपने मन काम करवाता है। और ये तो वैसे भी बहुत गरीब देश है। अब ये भाई साहब ये इनकी बात सुन रहे हैं ना, कल को फंसेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। ये चाइना तो इनको लहंगा पहनाएगा, साड़ी पहनाएगा, मैक्सी तक पहना के नचाएगा, ऐसे ही सब पैसा फेंक बोलेगा मैक्सी में नाच रहे, मैक्सी में ऐसे करके नाच है तो नाचना पड़ेगा, क्या करेगा बेचारा, नाचेगा। तो भाई अभी समझ नहीं आ रहा इनको, लेकिन जब तक ये इनको समझ में आएगा ना तब तक इंडिया के लिए भी सिरदर्द हो जाएगा। और भी बड़े स्टेटमेंट डाल दिए हैं भाई साहब। ये कहते हैं इंडिया में फैला है, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में फैला है कोरोना। अरे भैया सैटेलाइट ने तक ने बता दिया प्रूफ के साथ कि चाइना में सबसे पहले वहाँ से मतलब ये कोरोना निकल के आया है। तो भैया तुम कहाँ से अपना स्टेटमेंट निकाल के आ रहे हो? फिर उसके बाद इतना बड़ा नक्शा निकाल दिया, बोलता है ये लिपू लेक से नहीं है इंडिया का, नहीं लिपू लेक वाला विवाद उसने खोल दिया, अपना अलग नक्शा निकाल दिया। उसके बाद एक से एक स्टेटमेंट,
और तो भैया ये भी कह रहा है कि भारत का जो कोरोना है ना वो पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक कोरोना है। अरे भाई साहब, जब पैंडमिक आया था ना तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल हमने दिया था, मतलब 2 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिए थे पूरा फ्री में, क्योंकि नेपाल से हमारा रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और जो हमारे गोरखा रेजिमेंट है ना, जो नेपाल के गोरखा रेजिमेंट, उनका वीरता पे तो क्वेश्चन करना मतलब एक तरह से सोच भी नहीं सकता आदमी, इतना उनका वीरता और शौर्यता है। और गोरखा भाइयों पे हमको इतना नाज है कि उन्होंने भारत के लिए लड़ा है। और मतलब इस आदमी के लिए अब नेपाल से हम दुश्मनी करें तो ये तो धिक्कार है भाई साहब। ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन जो देश है ना, देश आपस में एकता बना के रखना चाहिए। और तो और कहता है भगवान राम हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। अच्छा भैया, भगवान राम तुम्हारे यहाँ पैदा हुए हैं, फिर वनवास काटने पहुँच गए होंगे माउंट एवरेस्ट, सीता जी का हंट किया होगा रावण और चाइना से आया होगा, फिर राम जी भगवान द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चढ़ के गए होंगे वहाँ सीता जी को बचाने के लिए। अरे ससुरा, फिर उसके बाद रावण ने संदेशा भेजा होगा कि युद्ध का न्योता दिया होगा चाइनीज़ में, तो वो सोचेंगे ये झोपड़ा पे झोपड़ा क्या बना है, ससुरा जरूर कुछ घर में मतलब भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा है। अब वो भोजन करने आमंत्रित करने गए होंगे तब तक पीछे से रावण ने धावा बोल दिया होगा, फिर वहाँ पे काट पीट के सबको छुड़ा के आ गए होंगे, नेपाल आ गए होंगे। हैं नेपाल मारेंगे ससुरा, पेंट में मुद देगा तू ज़्यादा बोलेगा तो। हैं यही सब अलटप्पू, मतलब कुछ भी नॉनसेंस, जितना नॉनसेंस बोलना उतना बोलेंगे। अरे भाई साहब, भारत जो है ना वो नेपाल, एक तरह से नेपाल भाई रहा है शुरू से। भारत के जो नागरिक हैं और नेपाल के नागरिक हैं वो आपस में एक तरह से वीज़ा भी शेयर नहीं करते, इतना सिक्योरिटी चेक भी नहीं करते, मतलब एक दूसरे ऐसे हम लोग जाते हैं जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से भाई की तरह हैं। और जो हमारे गोरखा रेजिमेंट है ना, जो हमारे नेपाल भाई है ना, उनके शौर्य पे तो क्वेश्चन करना ही मतलब एक तरह से पाप कहा जाएगा कि उनका शौर्य और उन्होंने कितना हम लोग के लिए कुर्बानी दी है, हम लोग का कितना सपोर्ट किया। तो गोरखा रेजिमेंट हमारे लिए मतलब एक तरह से हमारा पार्ट है, हमारा अंग है, और नेपाल भी हमारा अंग है। तो है इन जैसे आदमियों के लिए ना मतलब हम अपना रिश्ता खराब नहीं करेंगे। हम आज कल भी कभी भी नेपाल अगर बुरे कंडीशन में होगा तो भारत उसका बेझिझक सपोर्ट किया है और आगे भी करता रहेगा। तो ऐसे ही लेकिन ये जो बेहद जो पूरी ओवरऑल घटना हुई है बॉम्ब ब्लास्ट की, ये बहुत ही मतलब दुखद है। और जहाँ तक हमारी समझ से होना चाहिए, आतंकवाद का सहारा लेकर किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना ये एकदम गलत है, मतलब पूरी तरह से गलत है। आपकी राय इसमें क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।